मित्रों, सुप्रभात। मेरे चैनल एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल का उद्देश्य प्रबंधन शास्त्र और मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के शिक्षा या प्रशिक्षण के परिणामकारकता के गुणवत्ता के परिमाणों के संबंध में उच्च कोटि के मापदंड प्रस्तुत करना है। तो आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन की जो हमारी मालिका है उस पर आज संभाषण 2 हम चालू रखेंगे। ये 5 भागों में से दूसरा भाग है। उसका टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता ये है, उसका ये दूसरा भाग है। इसमें हम भौतिक पर्यावरण, द फिजिकल इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, उसके जो खतरे होते हैं पर्यावरण के, भौतिक पर्यावरण के, मीन्स जो काम की जगह होते हैं या जिसको कामकाजी माहौल बोलते हैं, उसके संबंधित जो खतरे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कारखानों में आमतौर पर कुछ भौतिक पर्यावरण होता है और उसमें कुछ खतरे होते हैं, जैसे कि शोर या नॉइज, खराब रोशनी या बैड इल्यूमिनेशन, खराब वेंटिलेशन या बैड वेंटिलेशन, गर्मी से तनाव या हीट स्ट्रेस, शायद ही कभी संभावित कम संभावना वाले खतरे जैसे कि आयनीकरण, विकिरण और गैर आयनीकरण विकिरण, सो आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये कभी कहाँ होता है जो आयनीकरण विकिरण और गैर आयनीकरण विकिरण, कि जहाँ जहाँ हॉट वर्क चलता है, पर्टिकुलरली जहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट चलते हैं, कि जहाँ एक्सरे का भी यूज़ होता है या कभी कभी अल्फ़ा गामा बीटा रेज का भी यूज़ होता है, कहीं कहीं जगह पर लेसर्स के यूज़ होते हैं, तो यहाँ आयनाइजिंग रेडिएशन का या कुछ जगह पर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का खतरा होता है। तो जहाँ तक विकिरणों, विशेष रूप से आयनकारी विकिरण का संबंध है, यह बहुत कम उद्योगों में यूज़ होता है, वह कम उद्योग तक सीमित होता है। सो इसे बहुत विस्तृत नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है डिस्कशन का। सो इसलिए हम विकिरण खतरों की बारीकियों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्री में यूज़ होता है और उसका धोखा होता है, ये खतरा होता है। तो हम उसको बहुत बड़ी चर्चा उसके ऊपर अभी नहीं करेंगे। जब समय आएगा तो हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो जनरली होते हैं खतरे, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, ये 2-4 खतरे तो लगभग वहाँ पर होते ही हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं कि भाई शोर है, खराब रोशनी है, खराब वेंटिलेशन है या हीट स्ट्रेस है। अभी ये सभी एक जगह पर होंगे ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा हो भी सकता है कि सब खतरे एक जगह मौजूद हैं, लेकिन यू विल फाइंड कि भाई कहीं शोर ज़्यादा है तो कहीं शोर नहीं है लेकिन गर्मी ज़्यादा है, या कहीं गर्मी नहीं है तो ठंडी ज़्यादा है, जैसे कि भाई कोल्ड स्टोरेज, तो वहाँ ठंड ज़्यादा है। कहीं कहीं इल्यूमिनेशन सही नहीं है, या कहीं सही इल्यूमिनेशन सही है तो वेंटिलेशन सही नहीं है। तो वी हैव टू लुक इनटू कि भाई उसमें से ये जो हमने बताएं उसमें से कौन से खतरे वहाँ वर्क प्लेस पर मौजूद है। हम पहले देखेंगे शोर के बारे में। अभी हम यहाँ बहुत सीमित मात्रा में शोर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि शोर के लिए हम अलग डिस्कोर्स, सेपरेट डिस्कोर्स लेंगे। सो परिभाषा के अनुसार यह अवांछित ध्वनि है, अनवांटेड साउंड। इसे वायु प्रदूषण का एक भाग माना जाता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी शोर के मुख्य स्रोत क्या है?
पहला तो फैक्ट्रियाँ जहाँ लोग काम करते हैं, तो मशीनरी और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से आने वाला शोर। तो आपने देखा होगा कि जहाँ फोर्जिंग का काम चलता है, हाँ, या कई कई ऐसे मशीन होते हैं कि जिनकी जो आवाज़ होती है, जो शोर होता है, वो 90 डेसिबल्स से ज़्यादा होता है। तो ऐसे कई जगह होती है कि जहाँ नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा उसका यह स्रोत है कि भाई ट्रांसपोर्ट है, सड़क ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, हवाई ट्रांसपोर्ट है, या सार्वजनिक स्थान है, जैसे कि बाज़ार है। आप जाओगे बाज़ार में तो आपको वहाँ कितना शोर महसूस होता है। तो बाज़ार है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, आप कहीं क्वाइट जगह होगी उसका आप टेस्ट करो कि भाई उसका नॉइज़ लेवल कितना है, और बस स्टेशन में जाके या रेलवे स्टेशन पर जाके नॉइज़ लेवल चेक करो। आपके ध्यान में आएगा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में काफ़ी ऊंचा नॉइज़ का लेवल होता है। या कभी सार्वजनिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं कि भाई सार्वजनिक बैठकें हैं, वहाँ लाउड स्पीकर चलते हैं, पार्टियाँ होती है, मैरिजेस पार्टियाँ होती है, या प्रोसेशंस होते हैं, तो वहाँ डीजे चलते हैं। धार्मिक जुलूस में भी लोग नाचते हैं, डीजे चलते हैं, तो इससे वातावरण में नॉइज़ की लेवल बढ़ती है। तो ये हो गए स्रोत। तो भाई शोर के प्रकार क्या क्या है कि भाई काटना या कटिंग साउंड, या चिजलिंग साउंड मीन्स छीनी चलाना, हैमरिंग साउंड मीन्स हथौड़ा चलाना, उसके जैसा आवाज़ और उसका आवाज़, सीटी बजाना, विस्लिंग साउंड, ओके, विस्फोट, एक्सप्लोजन, या हमिंग साउंड। ये हमिंग साउंड जो है, आप देखो कई मशीन के पास या उसकी जो ये होती है ट्रांसमिशन बॉक्सेस होती है, उसके बाजू में आप खड़े रहो तो आपको एक हमिंग साउंड सुनाई देगा। सो दैट इज कॉल्ड एज दी हमिंग साउंड या गुनगुनाना। ये सब प्रकार है अलग अलग साउंड के या नॉइज के। अभी उसके ऊपर नियंत्रण कैसे पाया जाए, शॉर्ट में हम देखेंगे यहाँ कि स्रोत पर शोर कम करे। अभी वाहनों में उपयोग किए जाने वाले इंजन और कारखानों आदि में उपयोग किए जाने वाले मशीनरी को कम शोर पैदा करने के लिए फिर से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। सो यू चेंज द डिज़ाइन ऑफ द मशीन्स और ऑफ द इंजिन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एग्जाम्पल देखो कि भाई एक 10 साल 15 साल पहले की जो बसें होती थी, सड़क परिवहन बसें जो होती थी वो, और आज जो वो बसें चलती है नई, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। पहले की जो बसें थी वो काफ़ी नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा था, अभी नॉइज़ लेवल बहुत कम हो गया है। क्यों? उसका कारण है कि जो इंजन है वो बसेस के, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, उनका डिज़ाइन काफ़ी चेंज हो चुका है, उसके कारण उसकी नॉइज़ लेवल कम हुई है। या मशीनरियों में भी जो जूनी मशीन्स थी आप देखेंगे उसमें नॉइज़ लेवल ज़्यादा रहती थी। अभी आज के ज़माने की जो मशीन्स है, प्रिकॉशन लिया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि भाई डिज़ाइन ऐसा हो कि कम से कम नॉइज़ पैदा हो। लेकिन समझो कि नॉइज़ फिर भी है, उसको हम अवॉइड नहीं करते हैं, तो फिर साइलेंसर्स, जिसको मौन उपकरण बोलते हैं, कि जैसे आज की कारें हैं तो उसके जो साइलेंसर है वो काफ़ी बेहतर है पहले की साइलेंसर से। सही है? पहले की जो मोटरसाइकिलें होती थी वो जो आवाज़ करती थी और आज की मोटरसाइकिलें, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। वो भी नहीं है, उससे भी आपको फिर भी साउंड है, नॉइज़ है, तो आपको मशीन के लिए एकॉस्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अल्टीमेटली मशीन्स को इनक्लोज करना पड़ेगा, इनक्लोजर बनाना पड़ेगा। ओके। दूसरा है कि सही मेंटेनेंस, रख रखाव, उसका उचित और समय पर रख रखाव। जो आप मशीन मेंटेन करोगे प्रॉपरली तो नॉइज़ लेवल कम होगा, मशीन मेंटेन नहीं होगा तो नॉइज़ लेवल बढ़ेगा। स्कूलों, अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे विशेष क्षेत्रों में वाहन यातायात के लिए शोर सीमा लागू
करना। तो वहाँ हम देखते हैं कि भाई जब हॉस्पिटल के बाजू में हम गुजरते हैं या स्कूलों के बाजू में से गुजरते हैं या इवन कोर्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के बाजू में से गुजरते हैं, तो वहाँ बड़ी बड़ी साइनें लगी होती है कि भाई डू नॉट हॉर्न, मीन्स शोर मत करो। ये जगह ऐसी है कि ये जगह के आसपास शोर करना ये नहीं है, सही नहीं है। और लोगों को उसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होते हैं, आपके कान पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, आपकी हेयरिंग एबिलिटी पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है लॉन्ग टर्म में, पर्टिकुलरली कि आपकी हेयरिंग कैपेसिटी कैसे कम होती है। तो इसके लिए शोर कम से कम होना चाहिए, तो ऐसे काम करे कि जिससे शोर ना पैदा हो। तो लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। उच्च शोर स्तर वाले कार्यस्थलों पर ईयर मफ या प्लग जैसे पीपीई का उपयोग। अभी सब करने के बावजूद भी समझो कि नॉइज़ लेवल ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली आपको ईयर मफ यूज़ करना है या ईयर प्लग यूज़ करना है। जैसे कि भी अभी सब करने के बावजूद भी शोर 85 डेसिबल्स या 90 डेसिबल से के आसपास है और उससे ज़्यादा है, तो आप ईयर मफ यूज़ करेंगे। तो ईयर मफ पहनने से वो पूरा कम नहीं होता, लेकिन कम से कम 15 से 20% का नॉइज़ लेवल कम होता है, तो वो लिमिट के अंदर आ जाता है। सो भाई पहले समझो कि भाई 90 डेसिबल नॉइज़ लेवल है, आप ईयर मफ यूज़ करते हैं तो लगभग 10 से 12 डेसिबल्स ईयर मफ यूज़ करने के बाद कम हो जाते हैं, तो वो विद इन द लिमिट आ जाता है। खराब रोशनी। तो किसी भी कार्यस्थल को उपयुक्त एवं पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता होती है। समझने की कोशिश करें, उपयुक्त और पर्याप्त, जितना जरूरी है उतना, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं और ज़रूरत से कम भी नहीं। और उस कैसे टाइप का चाहिए, जो प्रकार का आप काम कर रहे हैं उसके लिए वो उपयुक्त होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यह प्राकृतिक या कृत्रिम या दोनों का संयोजन हो सकता है, मीन्स नेचुरल लाइटिंग और आर्टिफिशियल लाइटिंग या दोनों का कॉम्बिनेशन। यदि पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो तो प्राकृतिक प्रकाश सर्वोत्तम है। आप जानते हैं कि दिन का जो उजाला होता है दैट इज द बेस्ट लाइट अवेलेबल। जब वो कम पड़ता है, क्योंकि जब फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करते हैं, तो नेचुरल लाइट अंदर कम आता है, तो आपको वहाँ आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन प्राकृतिक प्रकाश सबसे अच्छा है, तो वो मैक्सिमम यूज़ करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। हमारी बिल्डिंग की अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि बाहर से प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आना चाहिए दिन में। रात में तो आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग यूज़ करना ही पड़ेगा। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोई छाया ना बने, तो वहाँ शैडो ना हो कोई भी प्रकार की। यह एक समान अच्छी तरह से वितरित होनी चाहिए, मीन्स यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, मीन्स कहीं ज़्यादा है कहीं कम है ऐसे नहीं होने चाहिए। ग्लेयर नहीं होना चाहिए, मीन्स चकाचौंध कहीं से ग्लेयर आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, या कहीं पर एकदम अंधेरा है ऐसे नहीं होना चाहिए, या कोई लाइट फ्लिकर हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। सो देयर शुड नॉट बी एनी ग्लेयर, ग्लूम और फ्लिकर। रोशनी का स्तर किए जा रहे कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आवश्यक विवरण अधिक है तो आपको उच्च स्तर की रोशनी की आवश्यकता है। तो 50 लक्स से लेकर 1000 लक्स तक आपको रोशनी का यूज़ करना पड़ता है। जैसे भी आपके बरामदे हो, हाँ, जिसको लॉबी बोलते हैं हम, या रोड हो, वहाँ 50 से 100 लक्स सफिशेंट होता है। जब आप फैक्ट्री शॉप फ्लोर पर काम करते हो तो वहाँ 250 से 300 लक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ हम असेंबली का काम करते हो तो वहाँ शायद 500 लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ आप वॉच असेंबली करते हो, रिस्ट वॉच असेंबली करते हो, या आप ज्वेलरी का काम करते हो, वहाँ आपको 800 से 1000 लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे काम है वैसे जैसे आपको रोशनी का स्तर ज़रूर पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको वो स्तर रखना है। खराब रोशनी से थोड़े समय के लिए आँखों में थकान हो जाती है और लंबे समय से मायोपिया, मीन्स आपको चश्मा आ सकता है पढ़ने के लिए, या आँखों की अन्य समस्याएं हो जाती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी विजिबिलिटी कम हो, दृश्यता कम हो, तो दुर्घटनाएं भी हो सकती है। मीन जैसे एक स्टेयरकेस है,
वहाँ अंधेरा है तो आदमी गिर सकता है। समझो कि अंधेरा है, वहीं कहीं स्पिलेज हुआ है और या कहीं चीज़ें पड़ी है, आपको वो ध्यान में नहीं आती क्योंकि वहाँ अंधेरा है, तो आप गिर सकते हो। तो ऐसी दुर्घटनाएं कम रोशनी के कारण भी, खराब दृश्यता के कारण भी हो सकती है। अगला है खराब वेंटिलेशन। जब भी हम काम करते हैं कोई भी फैक्ट्री में, कहीं भी कोई सेक्शन में, डिपार्टमेंट में, तो वो कार्य क्षेत्र में गर्मी, नमी, बासी हवा, स्टेल एयर जिसको बोलते हैं, या गंध, उसको ये बोलते हैं कि एक प्रकार की एक टिपिकल गंध आती है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो उसकी एक टिपिकल गंध होती है, या कहीं बदबू होती है, या विषाक्त पदार्थों, पॉइजनस जो सब्सटेंसेस होते हैं में भी गैस होंगे, फ्यूम होंगी, और समझो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तो उससे बचने के लिए वेंटिलेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो वेंटिलेशन अच्छा होना ज़रूरी है। सो अच्छा वेंटिलेशन बाहर से ताज़ी हवा को संयंत्र या कार्यक्षेत्र में प्रवाहित, मुझे प्लांट या आपका जो वर्कशॉप है वहाँ अच्छा वेंटिलेशन बाहर से ताज़ी हवा अंदर प्रवाहित करने की और वायु प्रदूषकों को पतला करने का काम करती है। कार्यस्थल पर प्रति घंटे कम से कम 5 से 6 वायु परिवर्तन होने चाहिए। मीन्स जितना वो वॉल्यूम है, वो समझो कि एक रूम है, उसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक मीटर है, तो कम से कम 6 गुना मीन्स 3000 क्यूबिक मीटर हवा 1 घंटे के अंदर बाहर से अच्छी हवा अंदर आनी चाहिए। स्थान की जलवायु मीन्स क्लाइमेट है, तो कहीं क्लाइमेट अच्छा होता है, ठंडा होता है, या हवा अच्छी चलती रहती है, कहीं गर्मी होती है, हवा नहीं होती, या उसकी जो टोपोग्राफी है, मीन्स समझो कि भाई आप समुद्र तल के नज़दीक जाओ तो गर्मी होती है, आप समझो कि हिली एरिया में जाओ तो गर्मी कम होती है, वहाँ हवाएं चलती है। तो आपकी टोपोग्राफी क्या है, आपका क्लाइमेट क्या है, जहाँ आपका कार्यस्थल है, हवा की दिशा क्या है, आपकी बिल्डिंग कैसे बनी है, आपकी जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस चल रही है बिल्डिंग के अंदर वो कैसी है, उसके आधार पर कौन से टाइप का वेंटिलेशन चाहिए वो नक्की होता है। अभी प्राकृतिक क्रॉस वेंटिलेशन मीन्स क्या करते हैं कि बिल्डिंग में आमने सामने वाली जो दीवारें हैं वहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है, तो एक खिड़की से हवा अंदर आती है, दूसरी खिड़की से हवा बाहर निकलती है, उसको क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं। वो बड़ा अच्छा होता है। जो नेचुरल वेंटिलेशन है तो वो सबसे अच्छा बढ़िया है, लेकिन समझो क्रॉस वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं है तो आपको फोर्स वेंटिलेशन मीन्स पंखों के सहायता के से, डक्ट की सहायता से आपको हवा अंदर लानी पड़ेगी या उसको बाहर भेजना पड़ेगा। एक तो हवा, अच्छी हवा, ताज़ी हवा अंदर ले आओ, या जो स्टेल एयर है उसको आप एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से उसको बाहर फेंको, तो ये खराब हवा बाहर जाएगी तो कहीं से अच्छी ताज़ी हवा अंदर आएगी। तो अलग अलग, या अल्टीमेटली यू कैन यूज़ द एयर कंडीशनिंग आल्सो। सो क्रॉस वेंटिलेशन, फोर्स वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेंटिलेशन उचित और पर्याप्त होना चाहिए। कार्यस्थल पर मध्यम तापमान मीन जो तापमान होता है बहुत कम भी होना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जनरली 20 डिग्री से 28 डिग्री ये जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के लिए, में जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए वो कंफर्टेबल होता है। पर्टिकुलरली अराउंड 24-25 इट्स वेरी कंफर्टेबल टेम्परेचर। सो नवीनीकृत हवा और TLV के नीचे प्रदूषकों की सांद्रता के साथ आरामदायक रहे, मीन्स वो उसका तापमान लिमिट में हो और आपके कार्यस्थल पर जो प्रदूषक है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू के नीचे होना चाहिए, तभी वो जगह आपको आरामदायक रहेगी। यह इंजीनियरिंग नियंत्रण का विषय है। सो इट इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। खराब और अनुचित वेंटिलेशन से असुविधा मीन्स यू फील डिस्कम्फर्ट, गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस
और प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न प्रदूषकों के तीव्र या दीर्घकालिक संपर्क का कारण हो सकते हैं। जो वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको हीट ज़्यादा होगी तो हीट स्ट्रेस होगा, या आप एक्सपोज होंगे, जो प्रदूषक है जो निर्माण हुए हैं प्रोसेस में उसको आप एक्सपोज होंगे। कार्यस्थल, कमरे या हॉल पर लोगों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है कि कितने लोग होने चाहिए, इतने वॉल्यूम में कितने लोग होने चाहिए। ओवर क्राउडिंग होगा तो भी आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको श्वास लेने में घुटन होगी। तो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार प्रति व्यक्ति आयतन के अनुसार 14.6 मीटर क्यूब स्थान की आवश्यकता होती है। यह कार्यस्थल पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करता है। मीन्स जितना आपका वॉल्यूम होगा वो जगह का, तो एक आदमी के पीछे 14.6 मीटर क्यूब होना चाहिए। तो जितना वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय 14.6, उतने लोग वहाँ काम करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे कम होंगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो वो ओवर क्राउडिंग माना जाएगा। और जब हम ये वॉल्यूम चेक करते हैं या काउंट करते हैं तो ज़मीनी स्तर से 5 मीटर के ऊपर की जो जगह है उसको हम कंसिडर नहीं करते। ध्यान में रखिए, वर्कशॉप की जो हाइट होती है 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तक हो सकती है। तो ये कैलकुलेशन के लिए हम ज़मीन से 12 मीटर या 15 मीटर कैलकुलेट नहीं करते। हम ज़मीन से खाली 5 मीटर तक का जो ये है हाइट है उतनी ही कैलकुलेशन में लेते हैं। हीट स्ट्रेस, गर्मी से तनाव। नाउ ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। यू नो हीट इज एन एनर्जी। और उसका वहन कैसे होता है? चालन, संवहन और विकिरण। दैट मीन्स कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसके माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर, मीन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक वो पहुंचती है। अपने शरीर के तापमान से अधिक तापमान के संपर्क में आने वाला व्यक्ति आसपास के वातावरण से गर्मी प्राप्त करता है और इसके विपरीत छोड़ता है। मीन्स अपनी जो बॉडी है वो भी एक ऑब्जेक्ट है और वो भी ऊर्जा या ऊष्मा एब्सॉर्ब करती है या छोड़ती है। वो डिपेंड होता है कि भी जो आजू बाजू का जो वातावरण है उसका जो तापमान है वो हमारे बॉडी से ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी वो तापमान को एब्सॉर्ब करेगी। समझो कि भी आजू बाजू का तापमान हमारे बॉडी के तापमान से कम है तो हमारी बॉडी हीट रिलीज करना चालू करेगी। सो एक समय आएगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर और वो जो वातावरण का टेम्परेचर है वो समान हो जाएगा। सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ हीट, इट इज़ कॉल्ड एज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। दूसरे, हमारे शरीर में चयापचय प्रक्रिया द्वारा गर्मी उत्पन्न होती है। सो देयर इज़ अ बॉडी मेटाबॉलिज्म, और बॉडी मेटाबॉलिज्म के द्वारा भी गर्मी उत्पन्न होती है क्योंकि वो एक केमिकल प्रोसेस होती है और वो एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस होती है कि जिससे नई ऊर्जा या हीट पैदा हो सकती है हमारे शरीर में। ये नेचुरल प्रोसेस है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर से गर्मी नहीं खो सकता है तो गर्म वातावरण से उसे जो भी गर्मी मिलती है उसके कारण उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो समझने की कोशिश करिए कि भाई नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो अपना होता है बराबर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो आप कोई जगह पर ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ 40, 42, 44 डिग्री टेम्परेचर है। जैसे भी हीट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ फोर्जिंग एरिया होता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ क्या होगा कि आपका शरीर गर्मी लेते रहेगा, छोड़ नहीं पाएगा। इट विल कीप ऑन एब्सॉर्बिंग दी हीट एंड इट मे रीच अप टू द लेवल ऑफ 40 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद में जो आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो आपके लिए खतरा है। तो ऐसे वातावरण में काम करना ये एक बड़ा हैजार्ड है। तो ऐसे अनेक उद्योग होते हैं कि जैसे धातु निष्कर्षण उद्योग, जिसको स्मेल्टिंग बोलते हैं, कि जहाँ ओर से हम धातु को निकालते हैं, बाहर निगलते हैं। ओके, या फाउंड्री हो
जहाँ हम उसको मेल्ट करते हैं मेटल को और ढालते हैं कोई फॉर्म में, तो फाउंड्री है, हॉट रोलिंग मिल है, फोर्जिंग जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कांच का उद्योग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, चीनी मीन्स शुगर मिल जो बोलती है, ये सभी उद्योगों में टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा होता है, 40 डिग्री से कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। और वहाँ काम करने वाले लोगों को ये अत्यधिक गर्म परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अभी उसके क्या प्रभाव हैं? मनुष्य की कार्यक्षमता और सामान्य भलाई पर्यावरण की गर्मी से प्रभावित होती है। तो बिल्कुल ये है कि भाई अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, आपका वेलनेस जो है उसके ऊपर असर होगा, आपकी कार्यक्षमता एफिशिएंसी आपकी कम होगी। बहुत अधिक तापमान के लंबे समय तक संपर्क में रहने से विशेषकर शारीरिक कार्य करते समय क्या क्या हो सकता है? पहले ही हीट स्ट्रोक, चयापचय, ताप उत्पादन और थर्मल पर्यावरणीय तनाव के कारण शरीर के तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। ओके, तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वो 40 से 43 डिग्री तक हो जाएगा। समझो कि भाई 40 से 43 डिग्री या उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है तो क्या क्या होगा? आपकी जो स्किन है, त्वचा है, वो एकदम ड्राई हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, पसीना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी में जो पानी है ऑलरेडी आपका पसीना इतना आ चुका है आपको कि अभी आपके शरीर में पानी नहीं है। आप साथ साथ पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? पसीना आना बंद हो जाएगा, क्योंकि शरीर में पानी ही नहीं है। और आदमी की 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो सकती है, या आपके जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है शरीर का, उसको स्थायी क्षति, ये परमानेंट डैमेज जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। गर्मी से थकावट हो सकती है, रोगी को अत्यधिक असुविधा महसूस होगी, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, बेचैनी होगी, आपकी नाड़ी धीमी हो जाएगी, पल्स रेट कम हो जाएगा, आपकी त्वचा एकदम नम हो जाएगी, आपको शायद बेहोशी हो सकती है, आपके ब्लड प्रेशर में, रक्तचाप में गिरावट हो सकती है, बहुत थकान महसूस होती है, चक्कर आ सकती है, नौसिया हो सकता है जिसको मतली बोलते हैं हिंदी में, अनियमित श्वास मीन्स आपका जो ब्रीदिंग है वो अनियमित हो जाएगा, और आपका जो हाथ पांव चलाने का जो तरीका है उसको मोटर नियंत्रण बोलते हैं, तो वो भी उस आपका कंट्रोल उस पर से निकल जा सकता है। आपका जो ब्रेन का कंट्रोल होता है आपके हाथ और पाँव के ऊपर, वो कम हो सकता है, उसको हानि पहुंच सकती है। और ये आप हिलना डुलना जो बोलते हैं वो आपका कम हो सकता है। अन्य विकार है ऐठन मीन्स क्रैम्प आ सकते हैं हाथ और पाँव में, चिड़चिड़ापन है, कमजोरी है, सोडियम क्लोराइड के स्तर का गंभीर स्तर से नीचे करना। आपके शरीर में सोडियम क्लोराइड की एक मात्रा होती है, उसकी एक लेवल होती है। जब पसीना आपको ज़्यादा आएगा तो पसीने से नाइट्रोजन क्लोराइड NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, वो बाहर निकलता है, शरीर फेंकता है उसको, तो उसकी लेवल बहुत कम हो जा सकती है, तो वो भी खतरा है। शरीर का जो प्लाज्मा है, क्योंकि प्लाज्मा में वाटर कंटेंट होता है, शरीर का वाटर कंटेंट कम होगा तो प्लाज्मा की कमी होगी, आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, पसीना आना बंद हो जाएगा। जैसे पसीना आना बंद होता है, पसीना किसके लिए आता है? पसीना हमारे शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए है। वो जो सिस्टम है हमारी शरीर की, पसीना आना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो अपने को पसीना आता है। तो पसीना क्यों आता है? हमारे जी त्वचा है उसको ठंडा करने के लिए पसीना निकलता है। तो वो पसीना आना ही बंद हो जाएगा तो आपकी शरीर का ठंडा होना बंद हो जाएगा और आपको त्वचा संबंधी विकार भी हो सकते हैं। तो इसके उपाय क्या है कि भाई वो ऐसा आदमी है कि जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है या उसको एग्जॉशन हुआ है हीट से, उसको इमीडिएटली ठंडी जगह पर ले जाओ और उसको शरीर को ठंडे टॉवेल से स्पंज करो, ताकि उसका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर वो 39 डिग्री या उससे कम हो जाए। उससे कम होता है तो उसका जो असुविधा उसको लगती है वो कम हो जाती है, या जो धोखा है वो कम हो सकता है। या आदमी को ठंडे गीले तौलिए से लपेटे रखो, पूरा शरीर उसका लपेटो तौलिए में या चद्दर में, भीनी चद्दर में।
रोगी को ठंडे तापमान पर लाओ, पहले ही बताया, उसको आराम करने दो और उसको मैक्सिमम पानी पिलाओ या कुछ ऐसे तरल पदार्थ पिलाओ कि जिससे उसके शरीर में जो कमी हुई है पानी की, सॉल्ट्स की, वो पूरी हो जाए। आपको ORS पैकेट मालूम है कि जब भी आपको डायरिया होता है और आपको भाई रिपीटेड ये जाना पड़ता है, पर्जिंग होता है, तो आपके शरीर का पानी कम होता है, तो डॉक्टर आपको ORS पैकेट ये करते हैं कि भी आप इसको ये घोल करो और इसको पिया करो। तो आपको वैसे घोल वो आदमी को देना पड़ेंगे। बहुत गर्म परिस्थितियों में काम करने वाले व्यक्तियों के पास उचित आराम अवधि और नौकरी के रोटेशन के साथ काम कम करने के घंटे कम होने चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि भी ऐसी जगह पर जो लोग काम करते हैं, जैसे मैं बोला फोर्जिंग में है या आपके हीट ट्रीटमेंट प्लांट में है या कहीं अन्य जो काम है कि जहाँ इसका स्तर बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई 8 घंटे की जगह भाई 6 घंटे का काम दिया, या उसको जो ब्रेक्स होते हैं 2 ब्रेक्स की जगह 4 या 5 ब्रेक्स दिए, और उसका जॉब जो है उसको चेंज किया। इस 8 दिन काम किया एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ हीट ज़्यादा है, तो भाई उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो और दूसरे आदमी को 8 दिन के लिए वहाँ पर लेके आओ। तो ये रोटेशन बोलते हैं, जॉब रोटेशन जिसको बोलते हैं। तो आइदर उसका टोटल वर्क आवर कम करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेक्स दो और रोटेशन भी साथ में रखो। तो ये भी एक प्रभावी उपाय हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने जो भौतिक पर्यावरण होता है, जो कामकाजी माहौल होता है, सराउंडिंग काम करते हैं हम जहाँ, वहाँ पर जो माहौल होता है, तो उसके बारे में चर्चा की। अभी हम आगे जो चर्चा करेंगे प्रवचन 3 या संभाषण 3 में, उसमें हम एर्गोनॉमिक खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर एक बार धन्यवाद। शुभ दिन।